आज हम आए हैं राजा हर्षवर्धन का टीला, जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। प्रणाम मित्रों, डिफेंस ऑफ हिंदू की आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं राजा हर्षवर्धन का टीला, जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। और राजा हर्षवर्धन के बारे में आपने ना सुना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कर्ण के बाद में अगर किसी को दानवीर कहा जाता है तो वो है राजा हर्षवर्धन, जिन्होंने भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान किया और भारतीय संस्कृति के झंडे गाड़े। राजा हर्षवर्धन के बारे में कहा जाता है कि जब वो सुबह को निकलते थे और शाम को जब वापस अपने राज्य में लौटते थे तो केवल उनके तन ढकने के लिए वस्त्र होता था। वो अपना सारा सब कुछ दान कर चुके होते थे शाम तक। राजा हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ और धीरे धीरे उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया और नर्मदा तक अपने राज्य की सीमाएं पहुंचाईं। और यह उसी राजा हर्षवर्धन की स्मृतियां हैं और अब ये नाम मात्र के खंडर ही शेष रह गए हैं, और जिसको पुरातत्व विभाग ने खुदाई के बाद में यह पता लगाया कि ये राजा हर्षवर्धन जी से संबंधित है। ये थानेश्वर उनकी कभी राजधानी हुआ करती थी, बाद में उन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज कर दी। एक समय ऐसा आया जब राजा हर्षवर्धन ने पूरा उत्तर भारत जीत लिया और दक्षिण की ओर अपने सीमाओं का विस्तार करने लगे। और जैसा मैंने पहले बताया आपको कि राजा हरिश्चंद्र से लेकर भामाशाह तक अनेक भारतीय सनातन संस्कृति में दानवीरों की परंपरा रही है। उसमें राजा हर्षवर्धन भी हैं, जो कुंभ प्रयागराज का जो कुंभ है वहाँ पर एक समय पे उन्होंने पूरा राजपाट और पूरा अपना जो भी सब कुछ था सर्वस्व अपना दान कर दिया और भारतीय सनातन संस्कृति की उन्होंने रक्षा की। बाणभट्ट 7वीं सदी के संस्कृत के कवि रहे हैं और उन्होंने ही हर्षवर्धन का चरित्र लिखा है और उसके बाद में ही उनसे जानकारी मिलती है। जो बाणभट्ट ने जो कादंबरी लिखी है और बाणभट्ट ने जो राजा हर्ष चरित्रम लिखा है, उसी से राजा हर्षवर्धन के जीवन के बारे में अत्यधिक जानकारी मिलती है। यह जो टीला है, अब यह किस तरह का निर्माण है ये तो देख के पता नहीं चलता। ये तो कोई विशेषज्ञ ही बता सकते हैं कि जिन्होंने इसके बारे में पता, जो जानते हों उन्हीं को पता होगा। उसी समय की यह ईंटें हैं और इनका रंग कितना पक्का है। और आज भी देखिए कैसा यह लगता है कि जैसा बिल्कुल नया नवनिर्माण हो। कुछ इसकी मरम्मत की गई होगी ऐसा ही द्वारा, लेकिन जो मूल जो इसका स्ट्रक्चर है वो पुराना ही है जैसा खुदाई में निकला है। यह क्या उन्होंने बनाया होगा इसके बारे में जानकारी नहीं है। जो इंजीनियरिंग है वो कितनी अद्भुत है, कितने जिसको कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग दृष्टि से सब कुछ परफेक्ट है। इस तरीके से इसका निर्माण किया गया है और बहुत विशाल निर्माण है 7वीं सदी का। राजा हर्षवर्धन शिव भगवान के भक्त माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने हर धर्म का सम्मान किया। आप सोच सकते हैं कि 7वीं सदी में हमारे पास ये सोच है कि सर्वधर्म समभाव का, और सभी धर्मों का वो सम्मान करते थे। बौद्ध धर्म से लगाकर जो भी उस समय धर्म थे, बौद्ध मंदिर भी उन्होंने निर्माण करवाए। अभी भी यहाँ पे ऐसा ही द्वारा कुछ न कुछ खुदाई चल रही है, निर्माण कार्य इस पर चल रहा है। जो प्राचीन संस्कृति है उसका एक धरोहर है। राजा हर्षवर्धन के समय पे जो चतुरंग था वही आज का शतरंज है। राजा हर्षवर्धन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जो अपनी विजय प्राप्त की वह एक चतुरंग जो खेल था उसकी जो रचना थी उसी के आधार पर विजय प्राप्त करते चले गए। तो बाद में वही खेल शतरंज के रूप में प्रसिद्ध हुआ। और ये भी कहा जाता है राजा हर्षवर्धन के बारे में कि उन्होंने ही जो बर्फ़ है ठंडे पानी करने में और अन्य कामों में, वो जो बर्फ़ का जो निर्माण है पहली बार राजा हर्षवर्धन के समय पे ही हुआ था। 618 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय के साथ में जो
राजा हर्षवर्धन का जो युद्ध हुआ है उसमें उनकी पराजय हुई और उनके साम्राज्य का विस्तार वहाँ जाके रुक गया और एक समझौता हुआ कि राजा हर्षवर्धन अब नर्मदा से आगे अपने राज्य का विस्तार नहीं कर पाएंगे। ये देखिए उस समय का कुआं है और जहाँ जहाँ हम सनातन संस्कृति के जो भी अवशेष हैं, जहाँ जहाँ हम गए, जिन जिन हम किलों पे जाते हैं, वहाँ एक कुआं जरूर मिलता है। भारतीय सनातन संस्कृति में राजा का महल, कुआं, मंदिर और तालाब, ये 4 चीज़ें हमें हर जगह मिलती हैं। ये कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी समय पे कमरे रहे हुए होंगे, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि शायद ये अस्तबल रहा हो, क्योंकि छोटे छोटे कमरे हैं और हाथी को रखने का भी स्थान हो सकता है और घोड़े भी रखे जा सकते हैं। आपने अगर हमारी हिसार वाली वीडियो देखी हो, सम्राट पृथ्वीराज चौहान वाला जो किला है, वहाँ पर अस्तबल का कितना बड़ा व्यवस्था की गई थी, आप देख सकते हैं। तो उसी तरह का हमको ये लगता है कि जो नींव वगैरह हैं कि भाई यहाँ पे कुछ अस्तबल टाइप का या कुछ कमरे रहे होंगे। राजा हर्षवर्धन के समय पे ही नालंदा विश्वविद्यालय को भी सहयोग किया गया और नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व का, जो ज्ञात इतिहास में पूरे विश्व का पहला आवासीय विद्यालय था। और आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे बहुत सावधानी से चढ़ रहा हूँ और ये पूरा है, यहाँ से पूरा इसका व्यू मिल रहा है। ऊपर उस ओर भी खुदाई की गई, तो उधर जाने का प्रयास करते हैं। 2 टीले और भी हैं खुदाई के नीचे। बड़ी सावधानी से मुझे उतरना पड़ेगा क्योंकि बारिश हो चुकी है और मैं यहाँ बारिश के मौसम में हम लोग आए हैं, तो ये काई जम गई है ईंटों पे। यहाँ एसआई ने भी लिख रखा है, उक्त टीले का जो उत्खनन कार्य है ना, वह 1988 से 1991 तक श्री BM पांडे के निर्देशन में हुआ है। तो यह टीला लगभग 1000 मीटर लंबा और 750 मीटर चौड़ा है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 15 से 18 मीटर है। उत्खनन के बाद राजा हर्षवर्धन की प्राचीन राजधानी स्थानेश्वर के रूप में टीला प्रमाणित हुआ, जिसका पूर्व उल्लेख बाणभट्ट, चीनी यात्री हुएनसांग एवं अलेक्जेंडर कनिंघम के ग्रंथों अन्वेषण कार्यों में उल्लेखित है। स्थानेश्वर का साधारण भाषाओं में मतलब यही है कि भगवान का स्थान। और आप सभी जानते हैं कि यह कुरुक्षेत्र भगवान का ही स्थान है। स्वयं ब्रह्मा द्वारा यहाँ पर यज्ञ किए गए, स्वयं कृष्ण भगवान ने यहाँ पर आकर स्नान किया ब्रह्म सरोवर में, स्वयं भगवान परशुराम ने आकर यहाँ तर्पण किया है अपने पिता जमदग्नि जी का। और इसी तरह की अनेक गाथाएँ हैं। स्वयं ऋषि विश्वामित्र ने यहाँ पर तप किया है द्रौपदी टीले पर, द्रौपदी कुंड पर। तो इसी तरह की ये गाथाएँ हैं और इसी कारण से इसको स्थानेश्वर भी कहते होंगे, क्योंकि लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर ये पूरा टीला स्थापित है। ऐसा नहीं था कि इस टीले पर आक्रांताओं की दृष्टि नहीं रही है। आक्रांताओं ने इस टीले को भी खंडित करने का कई बार प्रयास किया होगा। टीलों का उत्खनन करते समय पुरातत्व विभाग को ग्रे और रेड पॉलिश किए हुए बड़े कीमती बर्तन भी मिले थे, जो कुषाण वंश और गुप्त वंश के माने जाते हैं। और आप देख सकते हैं सीढ़ियों का कितना निर्माण किया गया है बड़े अच्छे ढंग से। तो ये भी कोई राजा का स्थल ही लगता है। देखिए उधर भी बिल्कुल सुव्यवस्थित सीढ़ियाँ हैं। और यह स्ट्रक्चर 7वीं शताब्दी का है। 7वीं शताब्दी का है लगभग। यह 1500 वर्ष पुराना यह पूरा महल है। देखिए ये क्या निर्माण है। यहाँ पर भी एक कुआं का निर्माण दिखाई देता है। देखिए कुआं ही है और पानी की व्यवस्था करने के लिए। और आप देख सकते हैं उधर नालियों की भी व्यवस्था की गई है। तो ये शायद कुआं नुमा आकृति है। यहाँ पे या तो स्नान घर रहा होगा या कुछ पानी की यहाँ से व्यवस्था करते होंगे। नालियों की भी समुचित व्यवस्था की गई है, आप देख सकते हैं। और कितनी चौड़ी नींव है और ये ईंटों की ही नींव है। आप सभी को पता है गुप्त साम्राज्य में ईंटों का प्रयोग काफ़ी कुछ हुआ है। अनेक मंदिर हमने पहले अपने YouTube चैनल पर दिखाए हैं जिनका निर्माण केवल ईंटों से हुआ है। ये देखिए पता नहीं क्या है, ये पत्थर जैसा कुछ है
अब कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। ये शायद इसका छोर उस साइड खुलता है, लेकिन ये पत्थर का बना हुआ है, पूर्ण रूप से पत्थर है ये सफ़ेद। देखने से तो ये खंडर लगता है, लेकिन जब यह गौरव का आभास होता है कि 7वीं शताब्दी के हमारे हिंदू राजा का स्ट्रक्चर है, तो यह इमारतें ही हमें गौरवान्वित कर देती हैं, भले ये खंडित हो चुकी हैं। आक्रांताओं का आक्रमण भारत में समय से होता रहा है कि भारत एक समृद्धशाली देश रहा है सदियों से। तो आक्रांता हमेशा भूखे नंगे जो रहते थे वो हमेशा भारत की तरफ एक देखते थे कि यहाँ से कुछ झपट लिया जाए, यहाँ से कुछ खा लिया जाए। तो ऐसे ही आक्रांताओं का सामना राजा हर्षवर्धन के समय भी हुआ है। उन्होंने भी हुणों का बड़े ही शक्तिशाली रूप से उनका सामना किया है और यहाँ से आक्रांताओं को भगाया भी है। ये देखिए, ये भी कुछ राजा के भवनों जैसा ही लगता है। अगर आपने पेशवाओं का शनिवार वाड़ा देखा होगा, जो अब जीर्ण अवस्था में है, जब अंग्रेजों ने उसमें आग लगा दी गई उसके बाद में, तो कुछ कुछ ऐसे ही ये लगता है राजा हर्षवर्धन का, कि हो सकता है किसी ने इसको बाद में नष्ट कर दिया हो और चिन्ह मिटाने की कोशिश की गई हो, लेकिन समय का चक्र फिरता है और चीज़ें सामने आती हैं। 1111 ईस्वी में मोहम्मद गजनी द्वारा थानेश्वर पे हमले का इतिहास में उल्लेख है, और लगता है उसी समय पे थानेश्वर का जो पुराना साम्राज्य के जो भी चिन्ह थे वो नष्ट कर दिए गए, कई मंदिर तोड़े गए, और उसी में ही थानेश्वर पे स्थित साम्राज्य का जो चिन्ह थे वो तोड़ दिए गए। ये कुछ ऐसे आले लगते हैं, शायद यहाँ पे कोई पूजा घर रहा होगा, मूर्तियाँ रखी गई होंगी। ये फिर से एक कुआं नुमा आकृति आ गई। कुआं यहाँ पे कई सारे हैं, जितने भी भवन हैं सब जगह पानी की, जल की उचित व्यवस्था रही होगी। गजनवी के हमले के समय पे पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया था। राजा हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में ही राजा बन गए थे। गुप्त साम्राज्य के बाद में पुष्यवती साम्राज्य भी रहा, वर्धन साम्राज्य भी रहा, और 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन जी ने अपने वर्धन साम्राज्य की नींव संभाल ली और उन्होंने अपनी राजधानी को भी यहाँ से कन्नौज ले गए। आज की वीडियो अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि काफ़ी गर्मी है और द्रोण और विट्ठल भी हमारे साथ हैं, तो अब हम इसको यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया करके वीडियो को अवश्य लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा जो प्रयास है उसमें आप योगदान कर सकें और हमारा उत्साह बढ़ सके।